नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी के पक्ष में सीएम योगी ने यहां पर चुनाव प्रचार किया और हैदराबाद के भाग्यनगर में सीएम योगी का रोड शो हुआ। बाबा बुलडोजर के पोस्टर लेकर पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता। सीएम योगी के रोड शो में लोगों का हुजूम देखने को मिला। ये तस्वीरें हम आपको हैदराबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर भाग्यनगर में सीएम योगी का रोड शो हुआ और रोड शो में जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जिन पोस्टर्स पर बाबा बुलडोजर लिखा हुआ था। तेलंगाना में चुनाव को लेकर प्रचार इस वक्त पूरे शबाब पर है और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने कई जगहों पर रैलियां की और साथ ही साथ रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान लोगों में कैसा उत्साह दिखा, कार्यकर्ताओं में कितना जोश दिखा, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सीएम योगी के रोड शो में जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और हर हाथ में आपको पोस्टर नजर आएगा। उन पोस्टर्स पर बाबा बुलडोजर लिखा हुआ है। मतलब ये कि हैदराबाद में भी बुलडोजर की धमक सुनाई पड़ रही है और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए डबल इंजन की सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश कैसे पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, उसका भी जिक्र उन्होंने अलग अलग मंचों से किया है। लेकिन उनके रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में कैसा जोश दिखा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आप देखेंगे पहली तस्वीर में कई कार्यकर्ता, उनके हाथों में बैनर पोस्टर और उन पोस्टर्स पर बुलडोजर का जिक्र है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है लगातार भूमाफियाओं पर, इसके अलावा अपराध जगत से जुड़े हुए ऐसे तमाम लोगों पर जो कभी अपने आप को माफिया कहलाया करते थे या फिर उनका अपना साम्राज्य चला करता था, उन सभी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और उसकी धमक देश के अलग अलग हिस्सों में भी सुनाई पड़ रही है। कुछ वही आवाज यहां तेलंगाना में भी सुनने को मिली है। चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना में सीएम योगी ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, इसे किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देना चाहिए। साथ ये भी कहा कि बीआरएस और कांग्रेस मिलकर देश को नए विभाजन की ओर लेकर जाना चाहती हैं। ऐसे में तेलंगाना की जनता के पास विभाजनकारी सोच को खत्म करने का सुनहरा मौका है। समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है। जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भैया बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है और आपके हकों पर कुठाराघात करना चाहती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट में यूपी के विकास को रफ्तार मिलेगी और इससे पहले 28 नवंबर को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक भी होगी। 28 को शाम 4 बजे होने वाली बैठक में सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें योगी सरकार पैक्स को 10 लाख का ब्याज मुक्त ऋण देगी। पैक्स के ऋण के ब्याज का प्रस्ताव अनुपूरक बजट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही अनुपूरक बजट में पीडब्ल्यूडी ने 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। योगी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।
एसबीएसपी के प्रमुख ओम प्रकाश विराजभर ने बड़े संकेत दिए हैं कि पार्टी माफिया बृजेश सिंह पर दांव खेल सकती है। एनडीए गठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए इस बार एसबीएसपी चुनावी मैदान में होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से बाहुबली बृजेश सिंह एसबीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन अरुण राजभर का कहना है कि यह फैसला एनडीए शीर्ष नेतृत्व को ही करना है। एसबीएसपी ने गाजीपुर से लोकसभा में उतरने के संकेत दिए। माफिया ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाने की गाजीपुर लोकसभा सीट से और आपके सिंबल पर क्या कुछ है? देखिए, वो ब्रजेश सिंह जी वो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं और लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि हमको भदोही से चाहे चंदौली से और या गाजीपुर से हमें लड़ाया जाए। ये चर्चा दिल्ली के गलियारे में शुरू हुई तो एक पत्रकार भाई हमारे बनारस से पूछ दिया कि वो प्रयास कर रहे हैं उधर, कहीं आप भी टिकट दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कि अगर वो वहां से सहमति लेकर के आते हैं और हमारे यहां कोई प्रस्ताव आता है। जालौन में अवैध कॉलोनियों पर उरई विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। करोड़ों की लागत की प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण किया गया। बिना लेआउट पास कराए और बिना नक्शा पास कराए ही कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था। बिल्डर लोचन माहेश्वरी की कॉलोनी पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। बुलंदशहर में ऊंचा गांव के मांडू घाट किनारे सरकारी दवाइयां फेंकी हुई मिली। गंगा में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे और दवाइयों की जांच पड़ताल की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गंगा में बह रही अधजली दवाइयों को गंगा से बाहर निकाला और इसके बाद दवाइयों को कब्जे में लेकर उसके सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिया। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। लारेब हाशमी से जुड़ी बड़ी खबर आई है। पाकिस्तानी मौलाना से प्रेरित था लारेब हाशमी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रेरित था। तहरीके लब्बैक के संस्थापक है खादिम हुसैन। हमले के बाद लारेब ने एक वीडियो बनाया था। वीडियो में लब्बैक का कई बार उसने नाम लिया था। खादिम हुसैन के भाषणों को वो सुना करता था। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ा अपडेट प्रयागराज से बताया जा रहा है कि लारेब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना से प्रेरित था। पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रेरित था। दरअसल तहरीके लब्बैक का संस्थापक है खादिम हुसैन और हमले के बाद लारेब ने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी वो बार बार लब्बैक का जिक्र कर रहा था। खादिम हुसैन के भाषणों को वो सुना करता था। ये जानकारी भी सामने आई। खबर जौनपुर से, जहां पर तेजी बाजार पुलिस की लापरवाही के चलते वारंटी अभियुक्त फरार हो गया। लापरवाही बरतने वाले सिपाही पर तुरंत ही एक्शन लेते हुए एसपी ने उसे निलंबित कर दिया और पुलिस कस्टडी से भागे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। उसको हिदायत की गई कि न्यायालय जाने से पूर्व सीएससी नौपेड़वा में इसका मेडिकल कराएंगे, उसके बाद न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। आरक्षी और पीआरडी दोनों उसको सीएससी नौपेड़वा ले गए। नौपेड़वा में पीआरडी का जवान पेपर्स लेके अंदर डॉक्टर के पास चला गया और आरक्षी की अभिरक्षा से पेशाब करने के बहाने ये नोखईविंद वहां से भाग निकला। आगरा में एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने की गुहार लगा रहा है। ये मामला इत्मादपुर तहसील का है, जहां के रहने वाले दीनानाथ को बिना जांच के ही कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन रुकने के बाद पीड़ित को पता चला और बीते 2 महीने से वो तहसील के चक्कर लगाने के बाद खुद को जिंदा साबित करने के लिए अनोखा तरीका अपना रहे हैं। गले में खुद के जिंदा होने की बात लिखी तख्ती लटकाकर जिलाधिकारी के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय से मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। यादव सदौप तेज सिंह, नगला हंसराज, एतमादपुर, आगरा, ब्लॉक एतमादपुर। मुझे जीवित होते हुए भी मुझे मृत घोषित कर दिया है। जब मैं जीवित हूँ, मैंने ब्लॉक के कम से कम 2 महीने से चक्कर लगा रहा, मुझे कोई संतोषजनक जवाब न मिला समझे। और मुझसे आखिर में कह दिया कि अब मत आओ यहाँ। मैं वहाँ से चला गया। मैंने वृद्ध घोषित किन कागजातों में किया गया है? किन कागजातों में वृद्ध घोषित? वृद्धा पेंशन में मुझे वृद्ध घोषित किया गया।
बरेली पुलिस ने 30 लाख की स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई। बताया जा रहा है कि बरेली के रहने वाले चारों तस्कर झारखंड से स्मैक लाकर बरेली के साथ ही आसपास के जिलों में सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। ये मामला थाना फतेहगंज पूर्वी का है। आगरा में बीती रात एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी और उसके साथियों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों से मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ दी, पथराव कर वारंटी को छुड़ा भी लिया। ये मामला थाना लोहा मंडी इलाके का है। इस मामले में पुलिस की ओर से वारंटी शानू कुरैशी समेत 9 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया गया है। लोहा मंडी चौकी आलमगंज क्षेत्र के अंतर्गत खातीपाड़ा निवासी एक अपराधी शानू कुरैशी, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से 138 NI एक्ट के अंतर्गत NBW एवं 82 CRPC की आदेशिकाएं निर्गत थीं, जिसके अनुपालन के क्रम में थाना लोहा मंडी में तैनात SI अरुण कुमार सिंह एवं हेड कांस्टेबल वीरपाल सिंह के द्वारा इनके घर पर जाकर के इन्हें शानू कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। किंतु उसी समय मौके पर कई लोगों के द्वारा, जिसमें शानू कुरैशी के परिजन भी सम्मिलित थे, मौके से शानू कुरैशी को भगा दिया गया एवं पुलिस के ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। इस संबंध में थाना लोहा मंडी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है तथा गिरफ्तारी के सभी प्रयास प्रचलित हैं। और अब बात करते एक बड़ी खबर की। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे 27 नवंबर को मथुरा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो ठाकुर श्यामा श्याम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन भी करेंगे। शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने ये जानकारी साझा की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, 27 नवंबर को वो मथुरा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो ठाकुर श्यामा श्याम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे, बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगे। इन दोनों जगहों पर दर्शन पूजन करेंगे। और ये जानकारी साझा की गई है शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से। रामनगरी अयोध्या में देश भर के तीरंदाज जुट गए हैं। मौका है राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का। यह प्रतियोगिता शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित हो रही है। आज से शुरू हुई प्रतियोगिता 29 नवंबर तक चलेगी। इस प्रतियोगिता का भूमि पूजन और उद्घाटन तीरंदाजी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वैदिक मंत्रों के बीच किया। भगवान राम की जन्मभूमि पर पहली बार तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय नेशनल सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से 1200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये हमारा नेशनल सीनियर नेशनल है और इसमें इंडियन राउंड, कंपाउंड एंड रिकव 3 तरह के बो एंड एरो होते हैं और सभी प्रतियोगिता यहाँ संपन्न होगी। इस समय मैं ये बात निश्चित रूप से कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से खेलों और खिलाड़ियों को प्राथमिकता दिया है और जिस तरीके से उत्साहित किया है, उसी का परिणाम है कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न खेलों में बहुत अच्छी उपलब्धि हमारे खिलाड़ी प्राप्त कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आर्चरी रिकर्व, हमारे इवेंट है, जो हमारे इवेंट का नाम रिकर्व है और यहाँ पे मैं रिकर्व में खेलूंगी सीनियर कैटेगरी में। कहाँ खेल के आई यहाँ पे? मैं ऑल इंडिया खेली हूँ, बेंगलोर खेल के आई थी। पिछली बार नेशनल खेला था मैंने, पार्टिसिपेशन गुजरात में, और अब की बार सीनियर नेशनल यहाँ पे अयोध्या में। मैं अयोध्या आई हूँ खेलने सीनियर नेशनल टूर्नामेंट 37 NTPC खेल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ करके? अच्छा लग रहा है यहाँ आके। इधर का हमारे को बहुत अच्छा इन्होंने दिया है, रहने का, खाने पीने का, सब कुछ इन्होंने अच्छा दिया है हमें। मैं खेल चुकी हूँ, मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, सीनियर नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल्स की ट्रायल्स दे रखी है। और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट हो रहा है, सीनियर नेशनल टूर्नामेंट, तो हम खुश हैं कि अच्छी जगह पे, मतलब भगवान की जगह पे हमारे टूर्नामेंट करे, तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पे।
वाराणसी को पहली बार एक साथ 36 डॉक्टर मिले हैं। नियम बदलकर वाराणसी को बड़ी राहत दी गई। जून 2024 में होने वाले तबादले नवंबर में ही कर दिए गए। इन तबादलों के बाद काफी हद तक डॉक्टर्स की कमी खत्म हो गई। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में इसको लेकर निर्देश दिया। मंडलीय अस्पताल को 9 और जिला अस्पताल को 9 डॉक्टर मिले। आपको बता दें कि वाराणसी बीते 6 महीने से डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा था। डॉक्टर्स को तत्काल प्रभाव से वाराणसी ज्वाइनिंग का आदेश दे दिया गया है। तो एक साथ 36 डॉक्टर मिले हैं, वो भी नियमों में बदलाव करके। आमतौर पर जो तबादले होते हैं डॉक्टरों के वो जून में होते हैं, लेकिन केवल वाराणसी के लिए व्यवस्था बदली गई और नवंबर में ही वाराणसी को 36 डॉक्टर मिले हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात स्पेशल विशेषज्ञ को यहाँ पर तैनाती दी गई है और निर्देश दिया गया है कि फौरन जाकर वाराणसी में ज्वाइनिंग करें। इसके साथ जिला अस्पताल और मंडलीय अस्पताल को तो 9 डॉक्टर मिले ही हैं। वाराणसी के अलग अलग अस्पतालों को भी डॉक्टर मिल गए हैं और सबसे बड़ी राहत ये सीएससी और पीएससी को मिली है, जो लोगों के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जहां पहुंचना लोगों के लिए आसान होता है। तो ऐसे में सीएससी पीएससी में भी स्वास्थ्य सुविधाएं डॉक्टरों के मिलने से बेहतर हो जाएंगी। तो 6 महीने से जो डॉक्टरों की कमी थी वो पूरी हो गई और ऐसा तब मुमकिन हो पाया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जाना तो उन्हें डॉक्टरों की कमी बताई गई। मुख्यमंत्री ने फौरन निर्देश दिए और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नियमों में बदलाव किया गया और वाराणसी की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए ये प्रदेश में बड़ा कदम उठाया गया और एक साथ वाराणसी को अब 36 डॉक्टर मिल गए हैं। कैमरा पंकज से रक्षा उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला डॉक्टर ने अपने ससुर रिटायर्ड सीओ के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। महिला ने पति के साथ 3 अन्य को भी केस में आरोपी बनाया है। पीड़ित महिला डॉक्टर ने बताया कि उसकी शादी जून 2012 में रिटायर्ड सीओ के डॉक्टर बेटे से हुई थी। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। महिला का आरोप है कि उसके बाद ससुर ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसने इसका विरोध किया और पति और सास से शिकायत की। दोनों ने समझाने की बात कहकर चुप करा दिया। आरोप है कि 8 मई की रात करीब 2 बजे पति की गैर मौजूदगी में बेडरूम में घुस गए और उसके साथ रेप किया। खबर हाथरस से है। यहां पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि जमीन के विवाद में दबंग एक परिवार को परेशान कर रहे हैं, लेकिन पुलिस परिवार की मदद नहीं कर रही है। पीड़ित लोग परेशान होकर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाकर वहां से जाने की बात कर रहे हैं। मामला कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के टुकसुन का है। आरोप है कि 5 अक्टूबर को दबंग घर में घुस आए और महिला को बेरहमी से मारा पीटा। इस मामले में 26 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। दबंगों पर धमकी देने का भी आरोप है। गेट क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच पुराने बंटवारे को लेकर आपसी विवाद है। इस विवाद के चलते दिनांक 5/10/2023 को हुई मारपीट की घटना के संबंध में पीड़िता से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पीड़िता का माननीय न्यायालय के समक्ष 164 सीआरपीसी का बयान अंकित कराए गए। बयान के तत्क्रम में आवश्यक विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 46 में गार्डन ग्लोरी सोसाइटी में एक महिला डॉक्टर पर कुत्ते ने हमला कर दिया। पालतू कुत्ते ने महिला डॉक्टर के चेहरे पर हमला किया, जिससे महिला के चेहरे पर काफी चोट आई है। फिलहाल महिला की शिकायत पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। डॉग पॉलिसी के मुताबिक अगर कुत्ता हमला करता है तो कुत्ते के मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है और इसके साथ ही इलाज का खर्च कुत्ते के मालिक को ही देना होता है। लेकिन पीड़ित महिला का आरोप है कि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबर आगरा से है। थाना दिवस के दौरान आगरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह थाना इत्मादपुर पहुंचे। अचानक से थाने के अंदर पुलिस आयुक्त को देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस आयुक्त प्रतिंदर सिंह ने थाने का निरीक्षण करने के साथ ही रजिस्टर भी चेक किया और थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी। जो फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचे उनकी समस्याओं को सुना और तुरंत समाधान का आदेश भी दिया। में जैसे आज थाना दिवस है, सभी थानों पे थाना दिवस में जो भी कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं उनकी सुनवाई की जा रही है और उसके अलावा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लग रहे हैं, थाने पे भी लग रहे हैं और सभी चौराहों पे भी लग रहे हैं। तो उसका भी इंस्पेक्शन किया गया और उसकी क्वालिटी सारी वर्क क्वालिटी का हो, लेकिन जो चौराहों पे कैमरे लगे हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे। उसका कंट्रोल रूम भी यहाँ बना है
और इसके अलावा छलेश्वर में भी कुबेर इंटरचेंज पे भी CCTV कैमराज लगे हैं। ये सारी चीज़ें और क्राइम का क्या पैटर्न है यहाँ का, उस पर भी समीक्षा की गई और किन किन मुकदमों में गैंगस्टर एक्ट की या गुंडा एक्ट की कार्रवाई होनी है उस पर निर्देश दिए गए। गोरखपुर में बिना अनुमति अब कोई भी शहर में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। पुलिस प्रशासन ने ड्रोन पॉलिसी 2023 को लागू कर दिया। वहीं मनमानी करने पर पुलिस केस दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी लगाएगी। सुरक्षा के लिहाज से शहर को 3 जोन में बांटा गया है। एसपी सिटी ने कहा है कि रेड जोन में गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन, एयरपोर्ट और आवासीय क्षेत्र को रखा गया है, जिसके आसपास किसी को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। यहाँ से 12 किलोमीटर की परिधि को येलो जोन घोषित किया गया है, जहाँ ड्रोन उड़ाने के लिए एसएसपी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। मनमानी करने पर पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर केस दर्ज कराने के साथ ही ड्रोन को जब्त कर लेगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूलेगी। 12 किलोमीटर की परिधि के बाहर का क्षेत्र ग्रीन जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में 400 फीट की ऊंचाई तक बिना अनुमति के भी ड्रोन उड़ाया जा सकता है। में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2021 के जो ड्रोन रूल्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है और उनके ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी रिलीज की गई है जिसमें रेड जोन में कोई भी ड्रोन है वो नहीं उड़ाए जाने का प्रावधान है। रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि तक येलो जोन आता है, उसमें 200 फीट की हाइट तक आप ड्रोन है वो उड़ा सकते हैं। उसके बाद में आपको उसकी ज्यादा हाइट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अयोध्या नगर निगम बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सांसद निधि, विधायक निधि की तर्ज पर अब पार्षद निधि का भी गठन करने का फैसला लिया गया। बोर्ड की बैठक के पहले कुछ पार्षदों ने सदन में ही धरना देकर हंगामा भी किया था, लेकिन सदन की बैठक में शामिल होने पहुंचे महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने पार्षदों को समझा बुझाकर बैठक में शामिल कराया। आज बहुत अच्छी बैठक रही नगर निगम की और माननीय पार्षदगणों द्वारा भी काफ़ी अच्छे विचार रखे गए और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एक पार्षद विकास निधि रखी जाए जिसमें नगर निगम की आधी आय को पार्षद विकास निधि के रूप में स्थानांतरित किया जाए। इस विषय में निर्णय संभवतः माननीय पार्षदगण द्वारा और बोर्ड द्वारा निर्णय कर दिया गया है। तो अब नगर निगम में प्राप्त होने वाली आधी निधि जो भी इनकम होगी वो पार्षद निधि के रूप में 60 वार्डों में वितरित कर दी जाएगी। पिछले बोर्ड की कार्रवाई की पुष्टि के संदर्भ में तमाम चर्चाएं हुई हैं और क्षेत्र की सफाई कैसे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राम जन्मभूमि पे स्थापना उत्सव होने वाला है उसको लेके पूरा नगर निगम एकजुट होकर कैसे एक विश्व स्तरीय व्यवस्था करने में यहाँ सक्षम समर्थ हो, इस दिशा में बहुत व्यापक और विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा बहुत सार्थक रही और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग इसमें एक बड़ी अच्छी व्यवस्था करेंगे। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।